दैनिक जागरण के इस फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनीष कुमार गुप्ता जी, जो कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और एक सीए भी हैं। कोविड-19 के इस दौर में हमने काफी बार ये चीज देखी है कि लोगों का सालों भर का जो उनका पैसा बचा हुआ था, उन्होंने लिक्विड में सेविंग कर रखी थी अपने पास में। सिर्फ कुछ छोटी भूलों की वजह से उनका वो पैसा चला गया था मेडिकल एक्सपेंसिव में, हॉस्पिटल के बिल पे करने में। तो कैसे हम एक सही तरीके से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? कैसे सही तरीके से हम छोटे-छोटी जगहों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि कोविड-19 जैसी महामारी जब आगे हमें देखने को मिले, अभी भी जैसे हम लोग देश से देख रहे हैं, तो हम उसका सामना कर पाएँ और हमें इस तरह की स्थिति में ना फंसना पड़े। मनीष जी, दैनिक जागरण के फेसबुक लाइव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मनीष जी, सबसे पहले आपसे जो आपका पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो होगा इन्वेस्टमेंट को लेके जो मिथ है लोगों के माइंड में। लोग सेविंग को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि उन्होंने अगर पैसा सेव कर रखा है तो इसका मतलब वो सिक्योर्ड है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस पर थोड़ी सी अपनी राय शेयर करें। फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग अलग अलग चीजें हैं। सेविंग का मतलब है कैसे हमारे आने वाले इनफ्लो फंड और आउटफ्लो फंड के बीच में जो पैसा बचता है और उस अमाउंट को कैसे बढ़ाया जाए, ये सेविंग है। हम कहाँ कहाँ अपने खर्चे कट करें जिससे कि हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, ये सेविंग है। सेविंग का अगला स्टेप है इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करें सो दैट कि मेरा पैसा सुरक्षित भी रहे, इनकम टैक्स की भी बचत हो जाए अगर आवश्यक है तो, और इसके बाद उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर मेरे को रिटर्न आए, हमें इसकी व्यवस्था करनी है। ये इन्वेस्टमेंट की इस तरह की अरेंजमेंट को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहेंगे कि हमें कब कब किस किस समय काल और अवधि पर पैसा खर्च करना है और कहाँ से पैसा हमारे पास आएगा, उस पैसे का कॉम्बिनेशन बनाना और बचत को सही जगह इन्वेस्ट करना जहां सेफ्टी और रिटर्न का इन्वेस्टमेंट का कॉम्बो हो। ऐसी सारी प्लानिंग को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहेंगे। जी मनीष जी, कोविड-19 के टाइम पे एक और बहुत जरूरी चीज जो देखी गई है वो है हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस। इस ड्यूरेशन में काफी सारे लोगों ने, जिनके सालों भर की जो सेविंग्स रही हैं, इतने सालों से जो उनकी बचत रही है, जस्ट बिकॉज उनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, उनकी ये सारी सेविंग हॉस्पिटल बिल्स और एक्सपेंसेस में खर्च हो गई है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, देश में जिस तरह की मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, हमारा देश मेडिकल की सुविधाओं को बढ़ा रहा है, लेकिन वर्तमान में अगले 5, 7, 10 सालों में हमें ऐसा लगता है मेडिक्लेम की बहुत अधिक आवश्यकता है। हर समर्थ व्यक्ति को अगर वो 6-7 हजार रुपए खर्च कर सकता है तो मेडिक्लेम जरूर ले लेना चाहिए। और अगर आप एक मीडियम रेंज की उम्र के व्यक्ति हैं तो 7, 8, 10 हजार रुपए में आपका एक अच्छा मेडिक्लेम आ जाता है, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए तक का आपका और आपकी फैमिली का फ्लोटर मेडिकल इंश्योरेंस हो सकता है। और जिस तरीके से महामारी आई है और आगे भी रहेगी, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसे में मेडिकल इंश्योरेंस हमारी जरूरत है, हमें लेना ही चाहिए। जी मनीष जी, मेरा अगला सवाल आपका इन्वेस्टमेंट को लेके है। लोग कोशिश करते हैं कि वो बैंक में पैसा अपना जमा कर दें या पोस्ट ऑफिस की कोई उन्होंने स्कीम पिक कर ली, तो कितना परसेंटेज ऑफ सेविंग आपको अपना डेवलप करना चाहिए एक इमरजेंसी फंड के लिए, ताकि जो ये इस तरह के पैंडेमिक हमें देखने को मिल रहे हैं, कभी इस तरह की आपदा वापस से हमें देखने को मिले तो उस समय के लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? तो वो एक इमरजेंसी फंड के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक नॉर्मल समय में इमरजेंसी कम होती है, लेकिन जिस तरीके से ये महामारी चल रही है, हमें कम से कम 3 महीना और 3 महीने से 5 या 6 महीने तक की कंप्लीट हाउस होल्ड नीड्स, इतना पैसा हमें इमरजेंसी फंड में रखना ही चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी समझना पड़ेगा, अगर हमारी इनकम किसी ऐसे सोर्स से है जो डेफिनेट है तो हम इसमें थोड़ी कमी कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने से कम का इमरजेंसी फंड नहीं बनाना चाहिए। इसमें हमें एक बात और देखने को मिलती है, अगर आज कोविड की प्रॉब्लम होती है तो ना केवल मेडिकल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपके जॉब रिलेटेड इश्यू हो जाते हैं, और जिनका अच्छा चलता हो बिजनेस वो भी रुक सकता है थोड़े समय के लिए।
तो ऐसे में 3 से 5 महीने का इमरजेंसी फंड हमें बना लेना चाहिए और हमें उसमें ज्यादातर पैसा लिक्विड फॉर्म में ही रखना चाहिए, जो 1 से 2 दिन की जरूरत पर यूज किया जा सके, निकाला जा सके। हमें पोस्ट ऑफिस और बैंक में पैसा रखना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 2 बैंकों में पैसा हमारा रहे। देखिए, जैसी जिसकी फाइनेंशियल नीड्स हैं वैसे ही उसके फाइनेंशियल खर्चे भी हैं। तो ऐसे में अगर किसी का 1 लाख इनकम है या 25,000 इनकम है या 5 लाख इनकम है, उसका इमरजेंसी फंड भी उसी हिसाब से बड़ा और प्रोपोर्शनेटली छोटा हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 से 2 जगह रखेंगे, बैंक में पैसा रखेंगे, उस बैंक में पैसा रखें जिनका एटीएम आपके आसपास हो। बैंक अगर बड़े हैं, अगर आपका सारा पैसा छोटी बैंक में है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि उसे कुछ पैसा बड़ी बैंक में रखा जाए। अगर कोई खराब स्थिति आती है, बैंकों में मुश्किल आ सकती है, हम देखते आए हैं पिछले समय में, तो ऐसे में भी ये रिकमेंडेड है कि अपने पैसे को 2 या 3 बैंकों में रखा जाए। अगर किसी बैंक में तात्कालिक तौर पर कोई समस्या आती है, हमने देखा है कि सरकार ने लगातार बैंकों को बचाया है, लेकिन एटलीस्ट हमें ट्रबल ना हो, इसके लिए हमें 2 या 3 बैंकों में पैसा रखना रिकमेंडेड है। तो और नजदीक के बैंक हो तो बेहतर है। जी जी मनीष जी, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो काफी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे यह है कि स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज में या म्यूचुअल फंड्स में आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इक्विटीज वाला रूट लेना चाहता है, तो उसको कितना पोर्शन अपना रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और कितना परसेंटेज रखना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के लिए? आपने बड़ी सीधी सीधी बात पूछी और और उसके अंदर 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, मैं दोनों का जवाब देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जी, और दूसरा है अभी स्टॉक मार्केट हाई चल रहा है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी अल्टीमेटली शेयर से ही आगे बढ़ता है जी। आप ये समझिए, शेयर मार्केट अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है जी, तो अभी इसमें बड़ा इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, आप लगातार बड़ी मात्रा में या छोटी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो आप ये समझिए आज का इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर आप करते हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड है, अन्यथा अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप कम से कम 3 से 5 साल या और इवन अधिक समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए इक्विटी का रूट लेना बेहतर है, अन्यथा आप म्यूचुअल फंड में रहें। और म्यूचुअल फंड में भी जिस तरीके से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान काम करते हैं, एसआईपी चलती है, आपके महीने का एक जरूरी पैसा आपके म्यूचुअल फंड में चला जाता है, जिससे मार्केट अगर हाई है या मार्केट लो है या मॉडरेट है, इन तीनों ही सिचुएशन में आपकी इन्वेस्टमेंट होती चली जाती है। और 36 महीने बाद, 48 महीने बाद जब आप देखते हैं तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट रिटर्न आने लगती है। तो ऐसे में मेरी सलाह ये है कि शुरुआती लोगों को जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको कम रिस्क लेने के लिए म्यूचुअल फंड में जाना उचित सलाह है। हालांकि अच्छे ब्लू चिप शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें कोविड का भी आपको पता नहीं किस इंडस्ट्री पे अभी गाज गिर जाए। जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री के बड़े शेयर अच्छे चल रहे थे और एकदम से महामारी आई और सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसने एयरलाइन को, ट्रैवल इंडस्ट्री को किया, हॉस्पिटैलिटी को बहुत तंग किया। तो ऐसे में हमारे लिए डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ओके मनीष जी, अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो क्या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम लोग टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं? बिल्कुल, म्यूचुअल फंड में आप टैक्स सेविंग ऑप्शंस ले सकते हैं और उसमें आपको 3 इयर्स का लॉक इन रहता है। इसके लिए आपको अपने या तो खुद रिसर्च कर लेनी चाहिए या आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके टैक्स शील्ड फंड ऐसे आते हैं वो ले सकते हैं। एक बात बड़ी रोचक है ये जानना कि म्यूचुअल फंड को भी सेलेक्ट करना पड़ता है। जिस तरीके से शेयर में सैकड़ों हजारों शेयर हैं, हम कौन सा शेयर लें कौन सा शेयर ना लें, इस पर एक बड़ी चर्चा बनती है मित्रों में। जब भी हम घर पे लोगों से मिलते हैं तो हमारा ये बड़ा एक टॉपिक रहता है, हॉट टॉपिक रहता है, किस शेयर में करूं किस शेयर में ना करूं, किसको खरीदूं बेचूं। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे हैं जी। किसी म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है। तो हमें और कौन सा रिटर्न कितनी दे रहा है, कौन सा किस ब्रांड से कनेक्टेड है, तो हमें म्यूचुअल फंड के बारे में भी रिसर्च करनी चाहिए।
जी मनीष जी, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे व्यूअर्स ने अभी हमारे से पूछे हैं, 2-3 लोग इसके बारे में हमसे जानना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की जब बात करें तो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप या मिड कैप, या अगर आपके पास में रिस्क एपेटाइट है तो स्मॉल कैप, ये 3 जो टर्म्स है सुनने में तो बहुत आते हैं, बट हमारी जनरल ऑडियंस की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए थोड़ा सा बताइए कि रिस्क की अगर बात करी जाए तो इन तीनों टर्म्स में किस में सबसे ज्यादा रिस्क है, किस में कम, और किस में सबसे कम? देखिए वरुण जी, रिस्क के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम सबको समझ लेनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए है, जी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए नहीं है। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो कंपनी को दे दिया, ऐसा नहीं है। ये हमने इस पैसे को निकाल के वापस किसी ना किसी काम में लगाना है। मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है, मुझे कोठी खरीदनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या मुझे अपने किसी भाई की एजुकेशन पे काम करना है, अपनी एजुकेशन पे काम करना है, अपना व्यापार के लिए कैपिटल बनानी है। हमने अपने जीवन में कुछ उद्देश्य बनाए होते, तो हमें वो उद्देश्य को एक पेपर पर लिख के ये समझ लेना चाहिए कि हमें अगले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में और 15 साल में हमें कब कब बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरी बेटी 12 साल की है, मुझे लगता है 25 साल की उम्र में, 18 से 25 तक इसको हायर एजुकेशन के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद 25 के बाद शादी होगी तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगी। और अगर मेरे पास, अगर मैं रेंट पे रहता हूं तो मुझे घर खरीदना है या नहीं खरीदना, ये 3 बड़े डिसीजन है, अलग हर एक व्यक्ति का अलग डिसीजन होंगे। तो ऐसे डिसीजंस के लिए मुझे किस किस साल में कितने कितने पैसे चाहिए, उसका एस्टिमेट लगा के अगर हम ये रिवाइज्ड रिटर्न कैलकुलेशन करेंगे कि मैं कहां कहां इन्वेस्ट करूं और कब मुझे रिटर्न चाहिए, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएंगे और हमें उसी हिसाब से रिस्क लेनी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट आमतौर पर कहा जाता है कि हेल्थ और वेल्थ में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से हेल्थ में कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के पूछे हम नहीं खाते हैं, इसी तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट, देखिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमारा पैसा, हमारे अपने इन्वेस्टमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को बताता है। तो हमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर से, जिसको हमसे अलग और बेहतर नॉलेज है, उससे जरूर डिस्कस करना चाहिए। एक बात यह है कि हमारी अपनी होमवर्क, हमारी अपनी स्टडी बड़ी काम आएगी, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो ऐसे एस्पेक्ट बताएगा जो आपने सोचे हुए भी नहीं है। तो ऐसे में फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके हमें रिस्क एपेटाइट को समझकर ही काम करना चाहिए। एक और बात है, रिस्क का मतलब अगर रिटर्न का कनेक्ट है तब तो इसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है कि कहीं रिस्क बेटर ले रहे हैं तो रिटर्न बढ़ रही है, फिर तो एक कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है कि देयर शुड बी ए ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड है, इसके बीच में एक बैलेंस बना लें। लेकिन अगर हमें रिस्क तो बढ़ती जा रही है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है उसका उतना, तो हमें क्या जरूरत है? एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे प्राइवेट कंपनी के भी बॉन्ड आते हैं और सरकारी बॉन्ड भी है, प्राइवेट एफडी भी है, सरकारी एफडी भी है। तो ऐसे में अगर रेट ऑफ रिटर्न सेम है तो हमें जाहिर है सरकारी में जाना चाहिए। लेकिन अगर फर्क है 1% का और अगर फर्क है 4% का, तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर 4% का फर्क है तो वो कंपनी की रेटिंग कैसी है। अगर वो AAA रेटिंग है या 2% का डिफरेंस है, AAA रेटिंग है तो ले लीजिए, और अगर उसकी रेटिंग B या C है तो हमें उससे बचना चाहिए। हमें सरकारी या प्राइवेट जो थोड़ा सा बेहतर इन्वेस्टमेंट दे रही है तो जाना चाहिए। तो इसमें क्या समरी निकल के आती है? रिस्क एपेटाइट को कॉम्बो करना है रिटर्न के साथ, और दूसरा फाइनेंशियल एडवाइजर की रिस्क एडवाइजेस जरूर ध्यान से पढ़नी है, और साथ ही हमें अपनी स्टडी और अपने होमवर्क, मीडिया, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। जो व्हाट्सएप और SMS पे टिप्स आती है, इनसे बचना ही बेहतर हो। जी मनीष जी, रिस्क की अगर बात करें तो उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो कि लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को लेके उठता है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो अगर Tier 2 Tier 3 टाउन्स की अगर बात करें, सबसे पहले जो और सबसे जो ज्यादा सुनने वाला नाम है वो है LIC। तो काफी लोग LIC में जाके अपने लाइफ इंश्योरेंस बुक करने की वो करते हैं, प्रयास करते हैं। वहीं पर अगर अब शहरों की अगर बात करें तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और काफी ज्यादा एक प्रेफरेंस देखी जा रही है। तो आपको क्या लगता है, LIC वर्सेस टर्म इंश्योरेंस क्या ज्यादा बेटर रहेगा लोगों के लिए? वरुण जी, ये जानना बहुत रोचक होगा
कि सही मायनों में इंश्योरेंस जो है वो टर्म इंश्योरेंस है जी यानी हम इंश्योरेंस को, भारतवर्ष में इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट टूल समझा जाता है, जी जी जबकि इंश्योरेंस एक फैसिलिटी है, हमारी सुविधा है। इंश्योरेंस को मेडिकल इंश्योरेंस की तरह देखा जाना चाहिए, जिसमें हम, देखिए हमें इंश्योरेंस में क्या मिलता है, मेडिकल कवर, मतलब कवर, लाइफ कवर, जी यानी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को, मेरे बीवी बच्चों को इतने सम इंश्योर्ड मिल जाए, जी और उसका कितना कॉस्ट है और वो मुझे पे करनी है इंश्योरेंस कंपनी को। जी हम लोग इंश्योरेंस को लाइफ कवर के साथ इनकम कवर बना लेते हैं और उसके साथ इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं। डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी ने सब तरह के ऑप्शन दिए हैं, तो ये सोच के रखा है कि इसमें आदमी इन्वेस्टमेंट भी करता चले और लाइफ में उसकी रिटायरमेंट रिटायरमेंट प्लान के तौर पे उसे 60 साल की उम्र पे, 50 साल की उम्र पे इतना पैसा मिल जाए जिससे कि उसका रिटायरमेंट आसानी से कट जाए, या उसकी जरूरत जैसे मकान बनाना, बेटी की शादी करनी, हायर एजुकेशन बच्चों के लिए जाना, इन सब पे करना, इन सब के लिए वो पैसा उसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता था। जी हमें इसमें ये एनालाइज करना चाहिए कि अगर हम इस तरीके का इंश्योरेंस कवर लेते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट शामिल है, तो उसको ऐसे कंपेयर करें कि अगर मैं वो टर्म इंश्योरेंस लेता उतने अमाउंट का, तो मुझे क्या कॉस्ट एक्चुअली देनी पड़ती, उस पैसे को आप अपने प्रीमियम में से घटा लीजिए। अब आप ये देखिए, जो बचा पैसा है वो मेरी 50 साल बाद या जो भी उसका जो पीरियड है उसकी वो रिटर्न है। अगर वो सेफेस्ट रिटर्न में, जैसे बैंक एफडी में या सरकारी बॉन्ड में, उसकी रिटर्न अगर इंश्योरेंस से ज्यादा नहीं आती है, तो हमें एफडी लेने की जरूरत है। अगर वो रिटर्न हमारी बेहतर आती है तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये स्टडी करने की जरूरत है कि रिस्क और रिवॉर्ड इसमें क्या है। अगर हमें लाइफ की कवर के साथ साथ उसकी रिटर्न भी बैंक की एफडी या उससे बेहतर मिलती है तो ले लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि हमें मेडिकल कवर लेने में फायदा है और बाकी पैसे को मैं कहीं में इन्वेस्टमेंट कर पाता हूं, मेरे पास लिक्विडिटी रहती है। देखिए, लाइफ कवर लेने में, इन्वेस्टमेंट वाले में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपकी हमेशा आपकी 20 साल की कमिटमेंट हो जाती है। आज आपको 50,000 और 25,000 रुपए हर साल देना आसान लग रहा है, अगर 3 साल बाद आपको कोई दिक्कत है, आप बिजनेस में जहां पैसे की आपको ऑलरेडी जरूरत है, आपको देना मुश्किल होगा। जबकि एफडी आप कभी भी कर सकते हैं और कभी भी तोड़ सकते हैं। तो आपको इसकी भी रिसर्च करनी पड़ेगी। इन समरी, टर्म प्लान लेना इंश्योरेंस पर्पसेस के लिए बेहतर है। जी जी मनीष जी, अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो सभी का अपना अपना एपेटाइट होता है कि वो कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं, जैसे आपने अभी कहा। बट फिर भी अगर हम बात करें तो एक आइडियल कवर जो कि हम बोलेंगे टर्म इंश्योरेंस के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी आप जितना प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं, एक व्हाट इज एन आइडियल अमाउंट जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को रखना चाहिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी? इसका 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 कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है वरुण जी। आपको ये देखना है कि अगर जैसे मैं बीमार पड़ता हूं जी तो मैं किस तरह के हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता हूं, जी और वहां लगभग 7 से 10 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन का क्या खर्च आएगा, वो अंदाजा लगाना है और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने फैमिली मेंबर से, जी है ना। आपके फैमिली में अगर आप यंग हैं, बैचलर, आपके मदर फादर साथ हैं और आप मैरिड हैं, बच्चे साथ हैं, तो आप अपने फैमिली के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो लगभग 3 से 5 लाख रुपए आपको रीजनेबली चाहिए। जैसे कि आपने हमारे और आपके जैसे परिवार की बात की, तो यूजुअली 3 से 5 लाख रुपए सफिशियंट रहते हैं। मैं तो बल्कि ये भी रिकमेंड करता हूं, अगर आपके साथ आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो आपको उनके लिए सेपरेट प्लान लेने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता चला जाता है। तो और इसकी कैलकुलेशन घर के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के आधार पर होती है। तो जैसे आपकी उम्र अगर 35 साल है और आपकी फैमिली में आपकी पत्नी 32 साल की है, बच्चे 8 या 12 साल के हैं, तो आप अपना कवर अलग रखें और माताजी पिताजी के लिए एक प्लान अलग ले लें जो उनकी नीड के हिसाब से रहे। तो इसमें आपको बेहतर और आवश्यक सुरक्षा मिल पाएगी। तो फंडा कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। अपनी 10 साल की, 1 साल की बीमारी, 10 दिन की, 1 साल की बीमारी और उसके बाद 15 दिन 20 दिन की दवाइयों खर्चे और मल्टीप्लाई बाय 4, अगर आपके फैमिली में 4 या 5 मेंबर हैं, उतना प्लान होना चाहिए। मैं समझता हूं 3 से 5 लाख एक रीजनेबल अमाउंट है।
जी जी मनीष जी, अगला सवाल मेरा आपसे गोल्ड को लेके है। गोल्ड ETF, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड्स, ये बहुत सुनने में तो आते हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज उनके लिए बेटर है। हमारी इंडियन फैमिलीज की अगर बात करी जाए तो गोल्ड एज अ कमोडिटी सभी जगह एक कंसिडरेबल अमाउंट में रहती है। तो उसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETF की अगर हम बात करें, तो जिस तरह स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स है उसी तरह ये भी है, बट लोग समझते नहीं है कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो उस पे अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करिए। जी, आप समझिए गोल्ड हमारे देश में आज से नहीं, पिछले 200-500 सालों से एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहा है जी और गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप जो जो इंडियन मेंटेलिटी है, जिसमें जैसे मेरे पास अगर 50 ग्राम सोना पड़ा हुआ है और मुझे आवश्यक जरूरत है, तो मैं अपने किसी मित्र को, रिश्तेदार को और दोस्त को देकर उससे पैसा उधार ले सकता हूं। तो यानी एक बैकअप सोर्स ऑफ फंड गोल्ड हमेशा रहता है जी। अब गोल्ड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे देश में यह रहता है कि हम गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के नाम पर हम गोल्ड की ज्वेलरी खरीद लेते हैं, जबकि हमें ज्वेलरी की जगह सॉलिड पीसेस खरीदने चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, हमारी ज्वेलरी जब हम बेचने जाते हैं तो उसकी पूरी रिकवरी नहीं मिलती है। तो जब भी आप ये बात ध्यान रखें कि जब भी आप गोल्ड खरीदें, उसकी इन्वेस्टमेंट, आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप गोल्ड का सॉलिड पीस खरीदें, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में ना करें। और रतन, हीरे, जवाहरात ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनकी वैल्यू कभी भी बहुत एप्रिशिएट नहीं होती जी। और जब भी आप ज्वेलरी लेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें डायमंड भी लगवा लेता हूं तो शादी में पहन भी लूंगा। तो इससे इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए, एक बात। अब आते हैं गोल्ड बॉन्ड पर। गोल्ड बॉन्ड इतनी बेहतरीन चीज है कि और इसके बारे में पता ही नहीं है। गोल्ड बॉन्ड में आपको गोल्ड की जितनी भी इन्वेस्टमेंट हाइक है वो मिलती है। यानी आपने आज जिस भाव में खरीदा और जब चाहें आप इसे बेचें, आपको उस समय का जो रेट है उससे ही आपको पेमेंट मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि गोल्ड आप घर में रखते हैं वो चोरी हो सकता है, वो खो सकता है। जो गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं ये आपका कोई चुरा नहीं सकता, ये आपका डीमेट अकाउंट में सेफ है। आपका डीमेट अकाउंट बंद भी हो जाएगा तब भी वहां से आपका इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं जाएगा, ये खराब नहीं हो सकता, ये खो नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है, जब हम गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो 50-100 रुपए महंगा मिलता है जी। लोग इससे डर जाते हैं कि मैं 100 रुपए महंगा क्यों खरीदूं, जबकि उन्हें ये बात जान लेने की जरूरत है कि जब वो बेचेंगे तब उनका बिकेगा भी 100 रुपए महंगा, है ना। तो हम गोल्ड बॉन्ड खरीदा, गोल्ड बॉन्ड में क्या रेट आया है आज 43,500 और वहां पे क्या मिल रहा है 450। अरे हम वहां से क्यों ना खरीदें, 50 रुपए नुकसान क्यों करें। नहीं, जब आप खरीदेंगे तब भी 50 रुपए महंगा है और बेचेंगे तब भी 50 रुपए महंगा है, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करें गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। कितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपका व्हाइट मनी रहता है। और मजे की बात यह है, गोल्ड की एप्रिसिएशन के अलावा आपको इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। यानी इसे कहेंगे असल में आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। जैसा मैंने कहा था ना, हेल्थ और वेल्थ में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए यहां भी एक्सपर्ट की राय लेकर अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड बॉन्ड की तरफ जाना ही चाहिए। जी मनीष जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, वो रिगार्डिंग PPF है। PPF हम लोग कंसीडर करते हैं एज समथिंग जो कि हमारा पोस्ट रिटायरमेंट एक हमारे पास में एक अमाउंट है, बट बहुत ही कम लोगों को ये वाली चीज पता है कि PPF में से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप X नंबर ऑफ ईयर्स निकाल सकते हैं। तो उसके अराउंड प्लीज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करिए। जो लोग PPF में रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट इमरजेंसी पड़ने पर क्या उसमें से क्या पोर्शन आप निकाल सकते हैं और कितने सालों के बाद निकाल सकते हैं, ये जरूर बताइए। देखिए, PPF में 5 सालों के बाद 75% तक पैसा निकाला जा सकता है जी। अब आप ये समझिए कि PPF को जिस तरीके से सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में SPF और RPF के नाम से फंड होते थे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड उसी तरीके से जो लोग इस तरह की जॉब में हैं कि जहां उनका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड नहीं काटता, उसके पास वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी उनके एम्प्लॉय 20 से कम है, या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या जो लोग ओल्ड हैं या बच्चे हैं, उन सबके नाम पर पब्लिक में प्रोविडेंट फंड की अरेंजमेंट रहे, ऐसा पीपीएफ का एस्टैब्लिशमेंट सरकार ने किया था। ये पीपीएफ किसी भी बैंक अकाउंट में कभी भी खोला जा सकता है और ये बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट से, मेरे ख्याल से 500 या 1000 रुपए से पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। और इसमें आप चाहे 2000 रुपए से खोलें, आप एक साल में लगभग 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और इनकम टैक्स में ये 80C के तहत इसमें छूट मिलती है, यानी जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अमाउंट आपकी इनकम में से सीधे सीधे घटा दिया जाएगा। ये 80C यानी जो हम बच्चों की स्कूल फीस में ट्यूशन फीस देते हैं या LIC ये इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पे करते हैं, इसी तरीके से उसी कैटेगरी में ये 80C में कवर होता है। अब अगर आपका पीपीएफ 5 साल पुराना हो गया है तो आप इसमें से अपनी बचत का 75% पैसा निकाल सकते हैं। ये भी आपका इमरजेंसी फंड है। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए, ये बिल्कुल लिक्विड नहीं होता कि जैसे आप आज गए और आपको अगले दिन पैसा मिल गया। देखिए बैंकों में होता ये, तो बैंक अपनी रफ्तार से चल रहे हैं और जिस तरीके से कोविड का प्रॉब्लम है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बैंकों में भी गतिविधियां बहुत तेजी से नहीं चल रही हैं। जो बैंक अपने आप को फास्ट बैंक क्लेम करते हैं, उनको भी समय लग जा रहा है। और अगर आज आपको बीमारी है, आज आपको हॉस्पिटल में पैसा जमा करना है और आज आप पीपीएफ को विड्रॉल के लिए अप्लाई करने जाएंगे और आपको 8 दिन पैसा मिला, तो ऐसे में आपको बाहर हाथ फैलाना पड़ेगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए इसको इमरजेंसी फंड में ये मान के चलें कि इमरजेंसी फंड सब्जेक्ट टू 10 to 15 डेज नोटिस। तो ये एंगल को ध्यान इसमें रख लेना चाहिए। जी मनीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इन सारे टॉपिक और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे व्यूअर्स को काफी सारी चीजों में क्लैरिटी मिली है, कैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। गोल्ड बॉन्ड्स को लेके उनको पता चला है, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के बीच में जो डिफरेंस है और क्या उनके लिए ज्यादा बेटर है, और टर्म इंश्योरेंस। इन सभी बातों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हमारे व्यूअर्स के साथ में एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच सभी व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े हैं। और आप इस सभी टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ हमारी वेबसाइट जागरण.com और इंग्लिश में पढ़ने के लिए english.jagran.com पर भी पढ़ सकते हैं। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, सो आप सभी को मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और कोशिश करें वैक्सीनेशन कराने के लिए। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतना अच्छा आपके और सभी लोगों के लिए होगा। सो ध्यान रहे, अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।